सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज ना भाई हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही दिनों से चल रहा है, आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज फटाफट फटाफट कॉन्सेप्ट्स को कैप्चर करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी जो फिलहाल टॉपिक्स है बहुत ही इजी टॉपिक्स है और मिनिमम टॉपिक्स है, और आपका जो क्वेश्चन आंसर्स पैटर्न है वो तो यार एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, राइट? सो वी आर गोइंग टू जस्ट highlight the most important points and understand what is it all about, right? So start करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि this video is for those students who are doing your CSEET, okay, and you're giving your examination for 2020 June, right? And this video is also for CS executive student giving examination on 2020 June, right? And for your CSET, your subject shall be legal aptitude chapter 1 Constitution of India, and for CS executive your chapter shall be chapter 2 subject JIGL। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। कल देखो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में खत्म किया था, याद है ना? ये जेम्स बॉन्ड पहला वाला वीडियो में यहाँ पे हमने खत्म किया था, अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख ले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स क्या होता है सर? देखो, अभी जो अपना प्रेसिडेंट है ना उसके पास बहुत सारे पावर्स रहते हैं। किस टाइप के पावर्स रहते हैं? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। नाउ व्हाट आर ऑर्डिनेंस? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट आर ऑर्डिनेंस? ऑथोरिटेटिव ऑर्डर होता है भाई। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक ऑथोरिटेटिव ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑथोरिटेटिव ऑर्डर होता है। ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये क्या हो जाता है कि प्रेसिडेंट किन चीजों के ऊपर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डर पास कर सकता है, तो वो देख ले हम लोग। सबसे पहला है, प्रेसिडेंट के पास रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, ये समझ लें हम लोग। द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो लॉ जो एग्जीक्यूट करते हैं ना जो डिपार्टमेंट्स, ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। और उसका पावर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऊपर भी प्रेसिडेंट के पास ऑथोरिटी रहता है, पावर रहता है, वो कोई ऑर्डर पास कर पाए। समझ में आ रहा है? मिलिट्री पावर, दैट एग्जांपल कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड कंडक्ट ऑफ वॉर। देखो प्रेसिडेंट के पास ना, देखो मैं एक चीज आपको समझा दूं आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, ध्यान से सुनो। पकड़ लो यार, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर लग गया ना, तो यार मोदी जी अगर बोले कि वॉर करता है तो वॉर हो जाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मोदी जी अगर बोलेंगे ना कि वॉर करते हैं तब भी वॉर नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट ना बोले। तो कोई भी कंट्री के खिलाफ अगर वॉर करना है ना, तो वो पावर किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट के पास है ना। एक बहुत ही यूनिक सा चीज जो आपको पता चला आज, तो ये चीज हमेशा याद रखना, दी कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द कंडक्ट ऑफ वॉर। तो आर्म्ड फोर्सेस को ना कौन कमांड कर सकता है? कौन कमांड कर सकता है? प्रेसिडेंट कमांड कर सकता है, और बोल सकता है कि भाई लगवा लगवा दे। ठीक है, वॉर लगवा दे। ठीक है, अंडरस्टैंड? नाउ लेजिस्लेटिव पावर, दिस सबमोनिंग, प्रोरोगेशन एक्सेट्रा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो लेजिस्लेटिव पावर में एक चीज तो बहुत ही भयानक है कि समोनिंग प्रोरोगेशन। इसका मतलब क्या होता है पता है? प्रोरोगेशन का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअंस। ठीक है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है एक चीज, उसको मिडिल में रोक देना। कोई भी चीज, कोई भी सेशन कंटिन्यू हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट में कोई भी सेशन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट में कोई भी सेशन चल रहा है, कोई भी चीज का सेशन चल रहा है, तो तब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सम्मोन कर दे, प्रोरोगेशन डाल दे, मतलब कि वो वही सेशन वहां पे रुक दे। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन आने से पहले वहीं पे वो सेशन रुकवा दे। ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है भाई साहब। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर, ग्रांटिंग ऑफ पार्डन्स। ठीक है, ग्रांटिंग ऑफ पार्डन्स, रेप्रेसिव एक्सेट्रा। देखो ग्रांटिंग ऑफ पार्डन्स का मतलब क्या है? पार्डन्स का तो पता है आपको यार, हाँ ठीक है, उसको माफ कर देना। और रेप्रेसिव का मतलब क्या होता है बताओ जरा? कैंसिल कर देना या फिर पोस्टपोन कर देना कोई भी पनिशमेंट। पकड़ लो किसी बंदे को पनिशमेंट मिला है, ठीक है, किसी बंदे को पनिशमेंट मिला है। मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अफजल गुरु सुने हो ना आप नाम? टेररिस्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, अफजल गुरु। ठीक है, तो जब अफजल गुरु को क्या हुआ, फांसी होने जा रहा था, फांसी हुआ था,
तब क्या किया कि ह्यूमन एक्टिविस्ट जो है ना इंडिया का, मतलब बहुत ही मतलब बेकार वाले बंदे, तो वो लोग क्या किए, वो उठ के गए प्रेसिडेंट के पास लेटर लेके कि प्रेसिडेंट साहब अफजल गुरु का जो फांसी है ना उसको पोस्टपोन करा दीजिए या फिर कैंसिल करा दीजिए। तो अपना प्रेसिडेंट ने क्या किया पता है, डंडा दिखाया उनको, ठीक है, डंडा दिखा के बोले घर पे जाओ वरना आपको भी लटका देंगे कल। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हुआ था। तो कितनों को पता है पता नहीं, लेकिन दिस वाज ए फैक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो प्रेसिडेंट के पास सही में गए थे। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट के पास पावर है भाई मेरे, रिप्रेसिव पावर। उसने प्रेसिडेंट ने ऑर्डर नहीं दिया, प्रेसिडेंट ने उसका पावर यूज नहीं किया। प्रेसिडेंट ने उनको बोला कि देखो ये चीज नहीं हो सकता, तुम जाओ, वो टेररिस्ट है, उसको लटकाना पड़ेगा, उसको कैपिटल पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इजी राइट? नेक्स्ट हम लोग देख ले, द इंडिपेंडेंट पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बाय ऑर्डिनेंस हैज फॉलोइंग पर्टिकुलरिटीज। देखो पावर्स तो है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस है, थोड़ा एक बार देख ले। देखो, the ordinance making power will be available to the president only when both the houses of the parliament have been propagated or is otherwise not in session, so that it is not possible to have a law enacted by the parliament। देखो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ना प्रेसिडेंट के पास, कब वो पावर मिलेगा, कब वो पावर मिलेगा प्रेसिडेंट के पास, जब जब पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट में बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, नाउ व्हाट आर द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा ना। तो जब राज्यसभा एंड लोकसभा बंद रहेंगे ना, जब वो एक्टिव नहीं रहेंगे, तभी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, उसके बाद कहा, क्या कहा, हाउएवर ordinance making power under the constitution is not a coordinate or parallel power of the legislation along with legislature। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा चीज मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं कि देखो, अगर अगर पकड़ लो पार्लियामेंट में दोनों हाउस, विच आर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, अगर दोनों बंद है तभी तभी प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो एक्टिव रहेगा। समझ में आ रहा है? वो एक्टिव रहेगा। अभी यहां पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला देख ले, दिस पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो देखो पावर है ना, ये प्रेसिडेंट के पास, देखो है तो पावर प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए काउंसिल रहेगा, और काउंसिल में बहुत सारे मेंबर्स भी रहेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इतना समझ ले कि प्रेसिडेंट तो हाँ बनाएगा, वो ऑर्डिनेंस बनाएगा, वो ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डर, राइट, वो ऑर्डर पास करेगा, लेकिन किसके एडवाइस सुनने के बाद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख ले, प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड अबाउट द नीड फॉर द ऑर्डिनेंस एंड ही कैन नॉट बी कंपेल्ड। याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो है, वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि सर आप प्लीज ये ऑर्डर पास करा दीजिए, क्योंकि सब पार्लियामेंट का बोथ दी हाउसेस आर क्लोज्ड, सो प्लीज यू कैन डू दिस, प्लीज अब ऑर्डर पास करा दीजिए। ये कौन कहेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बात प्रेसिडेंट सुनेंगे या नहीं सुनेंगे वो पूरा प्रेसिडेंट के ऊपर रहेगा। दिस इज दी व्हाट यू से, this will be in the hand, completely in the control and the hands of the president, that he will say yes or no to the what, to the advice given by whom, given by the council of ministers to the president। okay, and president cannot be compelled, president को ना जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो ना, लेकिन फिर भी तुम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट करो सिग्नेचर, ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते भाई, प्रेसिडेंट अपना माई बाप होता है। समझ में आ रहा है ना? इज्जत दो प्रेसिडेंट को। नाउ द ऑर्डिनेंस में मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट व्हेन it reassembles and shall automatically cease to have effect at the expiration of 6 weeks from the date of reassembly। तो ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो, ओके, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास कब रहेगा, जब बोथ दी हाउसेस ऑफ दी लोकसभा एंड राज्यसभा आर क्लोज्ड, राइट, पार्लियामेंट के बोथ दी हाउसेस आर क्लोज्ड, राइट। तो जब प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेंगे ना, जब प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो तो लागू हो जाएगा, तब एट दैट मोमेंट लागू हो जाएगा, लेकिन वो जो चीज ऑर्डर पास किया ना प्रेसिडेंट, वो जो लागू होगा वो परमानेंट नहीं रहेगा, उसको परमानेंट बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा परमानेंट? परमानेंट बनाएगा अपना लोकसभा एंड राज्यसभा का मेंबर्स। ठीक है, वो लोग बैठेंगे, वो लोग
वोटिंग करेंगे उसके बाद परमानेंट बनाने वाले हैं। वोटिंग के बाद अगर मैक्सिमम वोट्स आए फॉर द फेवर देन इट विल बी परमानेंट व्हाटएवर ऑर्डर पास बाय द प्रेसिडेंट। और अनटिल एंड अनलेस जब तक राज्यसभा एंड लोकसभा क्लोज्ड होना तब तक वो जो ऑर्डर पास किया ना प्रेसिडेंट वही मतलब फॉलो किया जाएगा। और एक बार लोकसभा एंड राज्यसभा खुल जाए, ठीक है, उसके बाद बैठक हो जाए, उसके बाद डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो जो ऑर्डिनेंस पास किया ना प्रेसिडेंट ने, वो क्या सही में मतलब लागू किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर वोटिंग होगा। समझ में आ रहा है? और एक चीज है, देखो समझो, यहाँ पे लास्ट में क्या कहा, cease to have effect at the expiration of the 6 weeks from the date of reassembly and shall automatically cease to have effect at the expiration of 6 weeks from the date of reassembly। समझो ये चीज अच्छे से, पकड़ लो, असेंबली बैठ गया मतलब लोकसभा राज्यसभा बैठ गया, ठीक है, खुल गया, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ आर ओपन राइट नाउ, तो तब तक कोई भी डिसीजन पास नहीं किया गया, ठीक है। ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है ना, ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है इसके ऊपर कोई चर्चा हुआ ही नहीं 6 हफ्ता तक, 6 हफ्ते तक कोई चर्चा हुआ ही नहीं इसके बारे में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट दूसरे काम थे उसमें व्यस्त थे, तो ये चर्चा हुआ नहीं। तो अगर चर्चा हुआ नहीं ना तो 6 हफ्ते के बाद ये सीज हो जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर पास किया ना वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो सीज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 6 हफ्ता से पहले आपको इसको परमानेंट बनाना है। तो इसमें प्रेसिडेंट जो है ना, मैं एक बात आपको समझा दूं, ये जो प्रेसिडेंट वाला शब्द है ना, ये प्रेसिडेंट वाला शब्द अपने डिपार्टमेंट में भी आता है। सर कौन से डिपार्टमेंट? अपना डिपार्टमेंट सर। सर कौन सा डिपार्टमेंट बताओ ना सर। देखो ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये आईसीएसआई का प्रेसिडेंट, ये इंडिया का प्रेसिडेंट तो है ही, मतलब आईसीएसआई का प्रेसिडेंट, आईसीएआई का प्रेसिडेंट, सीएमओ वालों का प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मतलब जितने भी तुम्हारे पार्लियामेंट वाले सेटअप वाले, मतलब जो भी प्रेसिडेंट लोग है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दी सेंट्रल, ठीक है, उनका वो ऑर्डिनेंस। और आपको पता है कि नहीं पता नहीं मुझको, लेकिन आपको बता दूं, ऑब्वियसली पता नहीं होगा बिकॉज यू आर द बिगिनर, राइट। तो ऑर्डिनेंस ना अपना प्रेसिडेंट भी पास करता है, मतलब आईसीएसआई का प्रेसिडेंट जो है, कंपनी सेक्रेटरीज का प्रेसिडेंट जो है वो पास करते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। जब इमरजेंसी रहता है ना तो पास करते हैं, लोकसभा या राज्यसभा बंद रहता है तो उसके बाद फटाफट क्या होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा खुल जाता है ना तो फटाफट वो जो ऑर्डर पास किया ना प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर सुनवाई हो जाता है और वो बिल पास किया जाता है, तो वो जो ऑर्डर है ऑर्डिनेंस वो लागू किया जा होता है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, वो परमानेंट बनाया दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना चीज? तो ये समझ में रखना कि अपना सीएस वाला प्रेसिडेंट भी, सीए वाला प्रेसिडेंट भी और अपना देश का प्रेसिडेंट भी, तीनों के पास ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रहते हैं, ठीक है। लेकिन इतना समझ लेना, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट एंड वॉर मैंने बताया ना, वो अपना सीएस वाले बंदे, सीएस वाले प्रेसिडेंट जो है सर, वो सर नहीं करा सकते वॉर विद डिफरेंट कंट्रीज। ऑब्वियसली ये मेन प्रेसिडेंट के पास रहेगा ना, इंडिया का प्रेसिडेंट के पास रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको इतना समझना है कि देखो अपने प्रेसिडेंट के पास भी पावर है ऑर्डिनेंस पास करने के लिए, लेकिन ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग टू कंपनी सेक्रेटरी। समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का जो ऑर्डिनेंस है वो पास कर सकते हैं अपने प्रेसिडेंट लोग भी। नेक्स्ट हम लोग देख लें द पीरियड, okay, the period of 6 weeks will be counted from the later date if the houses reassembles on differences date, ठीक है। तो पकड़ लो यहाँ पे क्या कहा कि पकड़ लो हाउसेस जो मतलब तो पकड़ लो हाउसेस, लोकसभा आज खुल गया, राज्यसभा कल खुल गया, तो या फिर एक हफ्ता बाद खुला, तो कब से ये 6 हफ्ता काउंट होगा? जब दोनों हाउस खुल जाएंगे ना प्रॉपर्ली तब से काउंट होगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट, लेटर डेट। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट हम लोग देख ले। अच्छा फटाफट जाना है, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूम नहीं करना है। ओके, गवर्नमेंट के पास भी बहुत पावर्स है, गवर्नमेंट दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड अंडर द हेड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। अभी लेजिस्लेटिव पावर के बहुत सारे हेड्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं वही पॉइंट आउट करने वाला हूँ, वही समझाने वाला हूँ, क्योंकि देखो सब्जेक्ट इतना बड़ा है ना कि यार ये कवर करते करते ना और मतलब क्या बताए और 2-3 क्लास हो जाए, तो ठीक है। तो आपका जो आंसर पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, राइट। तो यू हैव टू गेट थ्रू दी जनरल पर्सपेक्टिव कि ये चैप्टर बताना क्या चाहता है, चैप्टर में मीनिंग्स क्या है, और उसके बाद भी मैं आपको एमसीक्यूज रेगुलरली
चैप्टर खत्म होने के बाद आई विल अपडेट दी एमसीक्यूज, यू हैव टू प्रैक्टिस दी एमसीक्यूज, रिमेंबर दिस, ठीक है। और एमसीक्यूज ऐसा नहीं होगा कि सर ने जो पढ़ाया वही से एमसीक्यूज आने वाला है और वही से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वही से सर ने जो कवर किया वही से एमसीक्यू नहीं। आपका जो इंस्टीट्यूट ने मैट छपवाया है, मतलब रिलीज नहीं किया लेकिन पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दिया है ना, वही से आने वाला है। तो वहीं पे इक्का दुक्का टॉपिक अगर छूट जाए ना, इक्का दुक्का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, वो मैं एमसीक्यू में कवर करने वाला हूं। समझ में आ रहा है ना? जो इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन वो आ सकता है, वो मैं एमसीक्यू में करवा दूंगा आप लोगों को। तो एमसीक्यू आपका ऐसा रहेगा ना कि मतलब एक भी नहीं छूटेगा, और एमसीक्यू जो करवाने वाला हूं वही से एग्जाम में आने वाला है। आप 100% लिख के रख लो। समझ में आ रहा है ना? तो अभी ध्यान देते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। टू स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट, टू स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये यहां से लेके यहां तक पढ़ना है आपको। टू स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट से मैंने यहां पे लिख के रखा हूं, आपको पढ़ना है। मैं ओवरऑल आपको बता दूं टू स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या है भाई मेरे। देखो, अपना इंडिया क्या है? अपना इंडिया क्या फेडरल है, ठीक है। तो इंडिया में ना दो दो गवर्नमेंट रहते हैं, एक क्या है स्टेट का, एक क्या है सेंट्रल का। एक क्या है स्टेट का, एक क्या है सेंट्रल का। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहा हूं एक बार। देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली फेडरल। अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ ड्यूअल पॉलिसी। तो इंडिया के पास दो पॉलिसी है, एक क्या है स्टेट है ना, एक क्या है, एक स्टेट है एक सेंट्रल है, ठीक है। एज comprises of two levels of government. At one level there exists the central government having jurisdiction over the whole country. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास jurisdiction है पूरे कंट्री का, मतलब कंट्रोल है पूरे कंट्री का, राइट। सेंट्रल के पास ऑब्वियसली, राइट। एंड रीचिंग डाउन टू द पर्संस एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स देयरइन। और कंट्री में जितने भी लोग हैं, ठीक है, लोग है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, वहां तक वो पहुंच सकते। कौन पहुंच सकते? सेंट्रल पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है? At the other level, there exists the state government. State government exist करता है other level पे, right? Each of which exercises jurisdictions in one of the state into which the country is divided under the constitution. हाँ, obviously state government अपने state के अंदर ही रहेगा, right? A citizen of the federal country thus becomes subject to the decrees of two government, the central and the regional. तो मतलब ये बताना चाह रहा है कि एक सिटीजन जो है इंडिया का, उनको दोनों गवर्नमेंट का पॉलिसीज फॉलो करना पड़ता है, एक सेंट्रल एक स्टेट, ठीक है। यही बताया यहाँ पे। टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ जी सर है, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है। सेंट्रल में क्या है? पार्लियामेंट है, और स्टेट में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। और यहाँ पे एक देख ले, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है? लिस्ट 1 में है, जो लिस्ट 1 रहता है वो यूनियन लिस्ट रहता है, ठीक है। वहां पे क्या क्या है? पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, ऑब्वियसली, ठीक है। पार्लियामेंट के पास जो यूनियन रहते हैं, तो पार्लियामेंट के पास पावर्स है टू मेक लॉज फॉर द यूनियन। स्टेट के लिए लिस्ट 2 में आता है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। हाँ, स्टेट में कौन कौन बैठता है? लेजिस्लेचर, राइट। एंड द पार्लियामेंट फॉर द सेंट्रल, राइट। और स्टेट में कौन बैठता है? लेजिस्लेचर, ठीक है। और लेजिस्लेचर के पास पावर रहता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर रहता है स्टेट को चलाने का। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, देखो, पार्लियामेंट और स्टेट बोथ बैठ जाते हैं पावर्स में, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो स्टेट्स है, वो मतलब कैटेगरी ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया है जहां पे लेजिस्लेचर मतलब स्टेट और पार्लियामेंट दोनों चलाता है। स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट बोथ हैव द पावर्स टू मेक लॉज। समझ में आ रहा है? रेसिड्यूरी लिस्ट, ये चौथा नंबर लिस्ट है, यहाँ पे पार्लियामेंट मेक्स द लॉ। समझ में आ रहा है? इजी है। नेक्स्ट देख ले, यहाँ पे पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉस ऑन द स्टेट लिस्ट। तो देखो, पार्लियामेंट, यहां पे मैं रेड वाला इंक यूज करता हूं सो दैट इट विल बी विजिबल। देखो, पार्लियामेंट, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉस ऑन द स्टेट लिस्ट। यहाँ पे क्या कहा गया है सर? पार्लियामेंट लॉस बनाएगा, किसके लिए? स्टेट के लिए। सर क्यों? सर क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा? पढ़ने वाले देखो, 5 केसेस है। 5 केसेस, कितना केसेस है? 5 केसेस है जब पार्लियामेंट को खुद मोदी जी को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लॉस फॉर द स्टेट, स्टेट के ऊपर लॉस बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। मोदी जी इन ए सेंस, मैंने सेंट्रल का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पार्लियामेंट में जितने भी तुम्हारा बोथ हाउसेस है, बोथ हाउसेस में वहां पे वोटिंग होगा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा लॉ हम लोग ठोकने वाले हैं कौन सी स्टेट के ऊपर और क्यों। देखो, सबसे पहला ये कि नेशनल इंटरेस्ट में, अगर नेशन को चाहिए होगा ना ये चीज, नेशनल इंटरेस्ट में है कोई, मतलब नेशनली हमको ये करना बहुत दरकार है,
तो पास कर देगा पार्लियामेंट। ठीक है, क्या पास करेगा सर? लॉ पास करेगा। किसके ऊपर सर? स्टेट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लगवा दिया, इमरजेंसी समझ में आ रहा है ना? सब बंद, सब बंद, पूरा बंद, स्टेट वर्ड कुछ नहीं चलेगा, किसके पास भी पावर नहीं रहेगा, सब पावर रहेगा सेंट्रल के पास। तो तब पार्लियामेंट लॉज बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? लॉ, स्टेट के लिए। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। देखो स्टेट के पास क्या रहता है बताओ जरा? गवर्नर रहता है कि नहीं? स्टेट के पास क्या रहता है? गवर्नर रहता है कि नहीं? तो गवर्नर जो है ना, वो क्या करेगा? वो कंप्लेन कर देगा पार्लियामेंट में, वो कंप्लेन कर देगा सेंट्रल को कि देखो अपने जो स्टेट है ना, इस स्टेट में ना कोई भी मशीनरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप लॉस बनाओ स्टेट के लिए। ठीक है, एक गवर्नर जो है वो कंप्लेन कर देगा सेंट्रल को, तब सेंट्रल क्या करेगा? पार्लियामेंट में बैठ के लॉस बनाएगा स्टेट के लिए ना, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टू और मोर स्टेट्स। मतलब पकड़ लो, एक स्टेट है जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ही नहीं कर रहा है, पूरा पागल जैसा चल रहा है, मतलब पूरा आतंकवाद आतंकवाद पूरे घिरे रहे हैं। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा कि दो दो नेबरिंग स्टेट, ठीक है, दो नेबरिंग स्टेट क्या करेगा? वो पार्लियामेंट को मतलब सेंट्रल को रिक्वेस्ट करेगा कि देखो सर, यहाँ पे बहुत ही मतलब ज्यादा भयंकर आतंकवाद आतंकवाद ये सब हो रहा है, आप प्लीज लॉज बनाए इसके लिए। तो यार जो दो बड़े बड़े स्टेट्स है, जो भी बड़े और छोटे और नेबरिंग स्टेट्स, तो वो अगर बोल रहा है तो मतलब निश्चय कुछ प्रॉब्लम होगा, राइट? तो एट दैट मोमेंट पार्लियामेंट बना देगा लॉस। फॉर व्हाट? फॉर हुम? फॉर द स्टेट, क्योंकि वहां पे कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। लेजिस्लेशन फॉर एनफोर्सिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के चलते हुए यू कैन मेक, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉस फॉर द स्टेट, राइट? इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यार इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है मोदी जी ने किसी कंट्री के साथ, और कंट्री कंट्री का मतलब तो उस कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट किया है ना, एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ लॉस पास करना पड़ेगा स्टेट के लिए। इंडिया का जो स्टेट्स है उसमें कुछ लॉस पास करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट लॉस पास कर देगा स्टेट के ऊपर। वैसे तो देखो स्टेट के पास पावर रहता है अपना स्टेट, फॉर एग्जांपल कलकत्ता, ममता बनर्जी के पास पावर है, बेटा मेरा स्टेट है ये, मतलब वेस्ट बंगाल, और मैं ही यहाँ पे डिसीजन बनाने वाला हूँ। लेकिन पकड़ लो कोई नेबरिंग दो स्टेट्स ने सेंट्रल को बोला देखो ममता बनर्जी ठीक नहीं कर रहा है, आप प्लीज आके कंट्रोल कर लो यहाँ पे, तो तब क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट लॉज बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। लेकिन आवर ममता दीदी इज ग्रेट, no accusation to her, right? Now any treaty, agreement or convention with any other country or countries, हाँ treaty और agreement यहाँ पे यही कहा गया है, treaty और agreement। treaty क्या होता है? agreement होता है। any decision made at the international conference या association और other bodies में आप कोई decision ले रहे हो। ठीक है, easy है। राज्यसभा देख ले, देखो राज्यसभा में शॉर्टकट बताने वाला हूँ, एकदम इजी है। राज्यसभा, राज्यसभा में क्या क्या है? द काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, राज्यसभा को क्या कहते हैं हम लोग? काउंसिल ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के पास, देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास नॉमिनेट करने के लिए कितने मेंबर्स है? कितने बंदे हैं? प्रेसिडेंट के पास 12 बंदे हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा में प्रेसिडेंट के साइड से 12 मेंबर्स जाने वाले हैं, और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को मिला के यहाँ पे 238 रिप्रेजेंटेटिव्स बैठने वाले हैं। ठीक है, 238 रिप्रेजेंटेटिव्स बैठने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर है? इजी है, समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट के साथ कौन, प्रेसिडेंट कितने को बंदे को बिठाएगा? 12 बंदे को बिठाएगा, और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला के वहां पे टोटल होगा नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखे, देखो द मेंबर यहाँ पे है, देखो अच्छे से, द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो मेंबर्स नॉमिनेट करेगा ना, शैल कंसिस्ट ऑफ पर्संस हैविंग स्पेशल नॉलेज। तो प्रेसिडेंट जो बंदे को बिठाएगा राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो बंदे को बिठाएगा उसके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देख ले हम लोग यहाँ पे क्या गया कि वो 238, यहाँ पे जो 238 रिप्रेजेंटेटिव्स है, 238 रिप्रेजेंटेटिव्स है, यहाँ पे जो 238 रिप्रेजेंटेटिव्स बैठने वाले हैं ना, ये कौन बिठाएगा, कैसे बिठाएगा? देखो, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करेगा ऑफ द स्टेट, मतलब अपने स्टेट का लेजिस्लेटिव मेंबर्स ही भेजने वाले हैं अपने बंदे को, कहाँ पे? लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है,
The representative of the union territories in the council of the state shall be chosen in such manner as parliament may by law prescribe. तो देखो यूनियन टेरिटरी में ना, यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि यूनियन टेरिटरी में जो बंदे बैठने वाले हैं ना, यूनियन टेरिटरी के जो बंदे बैठने वाले हैं, कहाँ पे बैठने वाले सर? राज्यसभा में। तो वो कौन इलेक्ट करेगा? वो इलेक्ट करेगा एज पर द प्रोसीजर, एज पर द प्रोसीजर गिवन बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जिस मैनर में बोलेगा ना, उस मैनर में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यूनियन टेरिटरी से कौन सा बंदा बैठने वाला है। नाउ लोकसभा, लोकसभा देख ले, हाउस ऑफ द पीपल। यहाँ पे क्या है? राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपल। देखो, लोकसभा is composed of representatives of the people chosen by direct election on the basis of adult suffrage. The maximum strength of the house, ठीक है, by the constitution is 552। देखो मैक्सिमम कितना बंदे बैठ सकते हैं? 552, which is made up by the election, which is made up by election of up to 530। ठीक है, देखो यही आने वाला है, राइट। तो आपको एक चीज समझा दूं यहाँ पे, आप कंफ्यूज ना हो जाए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने बंदे बैठ सकते हैं? 552, ठीक है। लेकिन इलेक्शन के तहत, मतलब हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट करने के बाद कितने बंदे बैठ सकते हैं? 530। तो 530 बंदे बैठने वाले हैं। कहाँ पे बैठने वाले हैं? लोकसभा में, राइट। तो इलेक्शन करके 530 बंदे को बैठाने वाले हम लोग कहाँ पे? लोकसभा में। लेकिन फिर भी यहाँ पे 52 जो है, 552, फिर से 22 बंदे मिस हो रहा है। 22 बंदे कैसे बैठेंगे? देखो 20 बंदे, तो 20 मेंबर्स विल रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज से 20 बंदे आएंगे और 530 फ्रॉम द स्टेट्स। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो रहा है? कैलकुलेशन करा लो अच्छे से। 530 बंदे कहां से रहेंगे? स्टेट से। 20 मेंबर्स कहां से रहेंगे? यूनियन टेरिटरीज से। और बाकी दो बंदे कहां है सर? मोर टू पीपल। और जो दो बंदे हैं ना, वो कहां से रहेंगे? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सर ये क्या है सर? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे बंदे बहुत टाइप से लेते हैं प्रोनाउंसिएशन, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। तो मैं इसको कहता हूँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, ये कौन सा कम्युनिटी है सर? पहले ये समझ लो, इस कम्युनिटी से दो बंदे जो है ना, वो कौन नॉमिनेट करेगा? वो नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा दो बंदे। सर ये दो बंदे इतने स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये इंडियन ब्रिटिश बंदे होते हैं, जो कि कंप्लीटली इंडियन नहीं रहते और कंप्लीटली ब्रिटिश नहीं रहते। वो लोग इंडियन प्लस ब्रिटिश दोनों मिक्स्ड रहते हैं। उनको कहते हैं हम लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। समझ में आ रहा है? तो 552 का टोटल आ गया ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये इंपॉर्टेंट मतलब कैलकुलेशंस है, ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑब्वियसली यार बढ़ के रखे हम लोग। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। देखो अभी आपको कंफ्यूज में ना करा दूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से काउंसिल के बारे में बात करें हम लोग, बताएं आपको? देखो अभी पढ़े हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कहाँ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? प्रेसिडेंट के पास जो पावर है, यहाँ पे देखो अच्छे से ऊपर, प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो पावर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनली आफ्टर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मेंबर्स है कि नहीं? देखो द पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ में आ गया आपको? ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लिया आपने कहां से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आया। तो जो प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेगा ना, तो वो तो एडवाइस देगा। कौन बंदे एडवाइस देंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन रहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखो क्या रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं सबसे पहले, राइट। प्राइम मिनिस्टर ये हेड रहते हैं, ठीक है, हेड रहते हैं। In the exercise of his functions, act in accordance with such advice. The Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President. तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है भैया? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, shall be appointed by the President, राइट। और बाकी जो मिनिस्टर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ऑटोमेटिकली भाई प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा पावर आ जाता है, अपने मोदी भाई साहब के पास पूरा पावर आ जाता है स्टेट मतलब कंट्री को कंट्रोल करने में। देख रहे हो, मतलब प्रेसिडेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? मोदी जी, मतलब प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रहा है ना चीज? बहुत ही इंटरेस्टिंग है नहीं? नाउ एंड द अदर मिनिस्टर्स, तो ओके, काउंसिल मिनिस्टर में कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे एज ए हेड। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। और बाकी जो मिनिस्टर्स है उनको कौन अपॉइंट करता है? वो अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर करते हैं बाकी जनों को अपॉइंट फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इसमें कितने बंदे रहेंगे सर, कितने मिनिस्टर्स रहेंगे? देखो, shall not exceed 15% of the total number of members of the house of people। मतलब लोकसभा, देखो ऊपर देखो, लोकसभा में जितने बंदे हैं ना, वहां से 15% बंदे रहेंगे कहां पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा नहीं, 15% ओनली। ओके, क्लियर है ना? नेक्स्ट देखे, अभी फटाफट जाए यार, बहुत लेजी हो रहे हैं हम लोग, आ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट। तो लेजिस्लेचर इन द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट, स्टेट में लेजिस्लेचर कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है? फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी लेजिस्लेचर, पता है हमको, फॉर एवरी स्टेट विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर रहेगा, राइट। लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत ही स्पेशल चीज है ये, देखो एमसीक्यू में पूछेगा, इन दी स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश हैविंग 2 हाउसेस, वहां पे 2 लेजिस्लेटिव हाउसेस हैं, ठीक है। बाकी सारे स्टेट्स में कितने हैं लेजिस्लेचर? एक है सर। लेकिन आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश हैविंग 2 हाउसेस, राइट, एंड इन दी अदर स्टेट्स हैविंग 1 हाउसेस। याद रख पाओगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 जनों का, 8 स्टेट्स का 2 हाउस लेते हैं, 2 लेजिस्लेटिव हाउसेस रहते हैं, और बाकी सारे स्टेट्स का 1 हाउसेस। तो याद रखो, फटाफट करना, फटाफट पढ़ना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। समझ में आ रहा है? गवर्नर, गवर्नर किसको कहते हैं यार? आपको तो पता ही है गवर्नर किसको कहते हैं। स्टेट में जो मतलब एग्जीक्यूटिव एज अ प्रेसिडेंट, जो मतलब सेंट्रल का पावर रहता है प्रेसिडेंट के पास, तो स्टेट का पावर रहता है गवर्नर के पास। एग्जैक्टली द सेम, यहाँ पे कुछ स्पेशल है नहीं, यहाँ पे बस आपको रीड करना है ये वाला पोर्शन, ठीक है। बहुत ही इजी पोर्शन है, आपको बस रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। जुडिशरी, हाँ जुडिशरी देख लेते। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट रहता है, जुडिशरी में सबसे टॉप में कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या आता है? हाई कोर्ट। उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद सिविल कोर्ट्स, उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स। समझ में आ रहा है? यही बताया गया है यहाँ पे। और हाई कोर्ट में बारे में थोड़ा बताया गया है यहाँ पे, द हाई कोर्ट that functions under the constitution were not created for the first time by the constitution. Some high courts existed before the ये हिस्ट्री बता रहा है, although some of the new high courts have been created after 1950। तो हाई कोर्ट मतलब अभी बनाया गया है ऐसा नहीं है, ठीक है, या फिर पहले ही बनाया गया था ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट पहले भी थे और अभी भी बहुत सारे न्यू हाई कोर्ट्स स्टैब्लिश्ड हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देख ले। सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन होता है सर? सबऑर्डिनेट कोर्ट ना होता है सिविल कोर्ट या फिर क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, ओरिजिनली रहते हैं या फिर एपलेट रहते हैं। तो फंक्शनिंग अंडर ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, ऑल्दो, लेकिन याद रखना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ना, दे हैव बीन क्रिएटेड नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, बट अंडर द लॉ ऑफ द कॉम्पिटिटिव लेजिस्लेचर, ठीक है। तो दरकार है तो इसलिए बनाए, कॉम्पिटिटिव लेजिस्लेचर को दरकार गिरा, मतलब लॉस ऑफ द कॉम्पिटिटिव लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब क्या है कि हाँ यार, स्टेट्स में बहुत सारे कोर्ट्स की दरकार होती है, हर चीज तो मतलब हर केस तो हाई कोर्ट में नहीं जा सकता ना, तो देयर आर मेनी सिविल कोर्ट established, राइट। सिविल कोर्ट्स आर क्रिएटेड मोस्टली अंडर द सिविल कोर्ट्स एक्ट ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट्स आर क्रिएटेड मेनली अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सर ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है? सीएसईटी पास कर लो, सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत ही भयानक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, मतलब मजा आ जाएगा। तो याद रखना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में मोस्ट प्रोबेबली 2 आते हैं। कौन कौन आता है सर? सिविल कोर्ट्स आते हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स आते हैं। सिविल कोर्ट किसके अंदर में आता है? सिविल कोर्ट्स आते हैं कोर्ट एक्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट एक्ट ऑफ ईच स्टेट। एक एक्ट पास किया गया था सिविल कोर्ट एक्ट, उसके अंदर में सिविल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। और क्रिमिनल कोर्ट्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको हम लोग कहते हैं सीआर, कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत वो स्टैब्लिश किया गया है क्रिमिनल कोर्ट्स। समझ में आ रहा है? इजी है। सिविल कोर्ट्स देख ले, सिविल कोर्ट्स, हाँ सर देख लेते हैं यार, इतना दूर आ चुके हैं। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है, ठीक है।
प्रिसाइज्ड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं वहां पे विद द नंबर ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है, हाँ डिस्ट्रिक्ट जजेस एडिशनल बैठते हैं अटैच टू द कोर्ट. नाउ बिलो द कोर्ट आर कोर्ट्स ऑफ जजेस, ओके, एंड इन सम स्टेट मुंसिफ्स. नाउ व्हाट आर मुंसिफ्स? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है ना उसके अंडर रहते हैं मुंसिफ कोर्ट्स, ओके. दिस कोर्ट्स आर क्रिएटेड अंडर द स्टेट लॉ के अंडर क्रिएट किया जाता है. तो यहाँ पे ना देखो बेसिक्स है, बेसिक एकदम बेसिक्स है. क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होता है देखो पता ही है सर, क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होता है. क्रिमिनल कोर्ट्स, हाँ, where the criminal records or criminal cases are being held, right? Now, criminal courts in India primarily consist of the magistrate and the court of session. तो criminal courts में कौन बैठता है? अब सिविल कोर्ट में कौन बैठता है पता है ना आपको? डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है, राइट, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठते हैं. और क्रिमिनल कोर्ट्स में कौन बैठते हैं? मैजिस्ट्रेट बैठते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन बैठते हैं, ठीक है. सेशन कोर्ट्स में कोर्ट ऑफ सेशन बैठते हैं. समझ में आ रहा है? मैजिस्ट्रेट themselves have been divided. मैजिस्ट्रेट का भी बहुत सारे डिविजन्स रहते हैं, डिवाइडेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इनटू जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. तो ये सब ना हम लोग एग्जीक्यूटिव में जब चले जाएंगे ना तब बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ने को मौका मिलेगा. अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए क्रिमिनल कोर्ट्स में कौन बैठता है कौन नहीं बैठता है. समझ में आ रहा है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पढ़ ले. Executive magistrate do not try criminal prosecutions and their jurisdictions is confined to certain miscellaneous cases which are of importance for public tranquility and they like their proceedings do not end in convictions or acquittal but in certain other types. Restrictive orders in some states by local amendments, executive magistrates have been vested with powers to try certain ऑफेंसेस. वहां पे मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास इतना मतलब इंपॉर्टेंट जितना पावर तुम्हारा बाकी सारे कोर्ट्स में है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास उतना हाई लेवल का पावर नहीं रहता है. मिसलेनियस केसेस को संभालते हैं, ठीक है, वो मिसलेनियस के मतलब मिक्स्ड केस संभालते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. समझ में आ रहा है? और मैं बता दूं जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं ना, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये वाला चीज तो है नहीं, ठीक है, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं है. ये आपका ना जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वहां पे है और ये बहुत बड़ी तरीके से है, मतलब छोटा मोटा नहीं है. यहाँ पे जितना छोटा मोटा दिखा रहे हैं ना उतना नहीं है, बहुत बड़ी तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से. तो आपको इतना पता करना है. अभी आप अगर ये देख लोगे पढ़ लोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा. कहाँ पे बेनिफिट मिलेगा सर? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बेनिफिट मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? देखो अभी क्या है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट क्लास, एक होता है सेकंड क्लास, ठीक है. फर्स्ट क्लास के पास ऑब्वियसली ज्यादा पावर रहता है, सेकंड के पास थोड़ा कम पावर रहता है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहाँ पे बैठते हैं? सेशन कोर्ट्स में बैठते हैं. सर ये भी अलग किस्म का कोर्ट है, हाँ ये भी अलग किस्म का कोर्ट है, सेशन कोर्ट में बैठते हैं. which also is itself a court of original jurisdiction. वहां पे original jurisdiction बैठते हैं, original jurisdiction दिया जाता है, मतलब original judgment दिया जाता है. ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट, हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया हम भी दे रहे, ऐसा नहीं है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होता यहाँ पे. original jurisdiction, original judgment दिया जाता है. now powers of the magistrate of the two classes vary according to their grade. ग्रेड के हिसाब से इनके पावर्स वेरी करते हैं, राइट. The Court of Session can try all offences and has power to award any sentence prescribed by the law for the offence, but a sentence of death requires confirmation by the High Court. ये समझ में लेना. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास हर कोई पावर रहता है, हर कोई पावर रहता है, मतलब वो कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, जेल वेल ये वो. लेकिन वो एक चीज याद रखना, यहाँ पे डेथ सेंटेंस मतलब कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस मतलब फांसी वगैरह ये नहीं दे सकते, ठीक है. अगर उनको देना है ना तो वो परमिशन मांगेंगे हाई कोर्ट से. अगर हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आप दे दो, नो प्रॉब्लम, तो तब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं, वरना नहीं देंगे. स्पेशल ट्रिब्यूनल्स देख ले, इजी है. Beside these courts, which forms part of general judicial setup, there are host of specialized tribunals dealing with direct taxes, labor, customs, claims for accident caused by motor vehicle, copyright, environmental, एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट एक्सेट्रा. तो स्पेशल कोर्ट्स में कौन सा केसेस आते हैं भैया? कस्टम्स को लेके, ठीक है. कस्टम्स क्या है सर? कस्टम्स देखो यार, शिप्स वगैरह, ठीक है, दी वाटरवेज, ठीक है, लेबर हो, टैक्स कर लो, टैक्स बोल लो, टैक्स को लेकर कोई मतलब केस हो चुका है, ठीक है, और या फिर एक्सीडेंट हो चुका है यार मोटर व्हीकल से, तो मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ, आप हाई कोर्ट जाने वाले हो क्या भैया? नहीं जाओगे ना, स्पेशल ट्राइब्यूनल से जाने वाले हो.
इन्वायरमेंट मतलब कॉपीराइट के लिए कोई मतलब केस हो गया, कॉपीराइट क्लेम कर रहा है कोई बंदा मतलब, ठीक है। इन्वायरमेंटल हो गया, एंटी कंपेरेटिव एग्रीमेंट हो गया, राइट। तो एंटी कंपेरेटिव एग्रीमेंट क्या है वो आप जब एग्जीक्यूटिव में चले जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा एंटी कंपेरेटिव एग्रीमेंट क्या होता है। एंटी कंपेरेटिव एग्रीमेंट वो होता है कि जहां पे कंपटीशन के वजह से मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जहां पे कंपटीशन खत्म हो रहा हो, तो वो इंडिया के लिए हार्म है ना। अच्छा एक चीज बताओ, दिल में हाथ रखे, कंपटीशन अच्छा है कि बुरा है? कंपटीशन ना हो तो इंडिया डल हो जाएगा, कंपटीशन हो तो इंडिया सक्सेस में जाएगा, राइट। तो एंटी कंपेरेटिव एग्रीमेंट वो होते हैं ना जिस एग्रीमेंट के वजह से कंपटीशन खत्म हो जाएगा मार्केट में, तो वो एग्रीमेंट नहीं करने देना है इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। बहुत ही ज्यादा भयानक इंटरेस्टिंग टॉपिक से ये सारे हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग राइट्स पढ़ ले। देखो ये थोड़ा लैटिन वर्ड है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। टाइप्स ऑफ राइट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्वो वारंटो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार फिर से प्रोनाउंसिएशन देख लो, उल्टा पुल्टा नहीं करना। हैबियस कॉर्पस पहला वाला हैबियस कॉर्पस, उसके बाद मैंडमस, उसके बाद प्रोहिबिशन, उसके बाद सर्टियोररी, उसके बाद क्वो वारंटो। एक सेकंड में खत्म कर दूंगा, समझो। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? टू हैव द बॉडी, मतलब बॉडी को कंट्रोल में रखना, अपने खुद का बॉडी नहीं मेरे भाई, ठीक है। किसी भी बॉडी को कंट्रोल में लेना, कोई भी मतलब कोई भी टाइप का बॉडी हो सकता है। बॉडी इन सेंस इट मे बी एंटिटी, इट मे बी पर्सन, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। लिटरली मीन्स हैबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी. This is in national order to let the court know on what grounds he has been confined and to set him free if there is no justification for his डिटेंशन। तो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस क्या मतलब क्या होता है कि देखो अच्छे से समझो कि नेशनल ऑर्डर है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो कोई भी कोर्ट जो है ना वो कोई डिसीजन दे दिया किसी बंदे के ऊपर, किसी एंटिटी के ऊपर, या किसी कंपनी के ऊपर, या फिर किसी भी बंदे के ऊपर, एनीथिंग इट मे बी, ठीक है। वो जो डिसीजन दिया ना कोर्ट ने, तो इस किस वजह से, कौन से ग्राउंड में दिया है कोर्ट, ठीक है। और अगर वो ग्राउंड वैलिड नहीं है ना तो उसको सेट फ्री करो यार, उसको फ्री करो, उसको आजाद करो, उल्टा पुल्टा नहीं पकड़ना है सभी को। हैबियस कॉर्पस ये कहता है, समझ में आ रहा है भैया। अपना अपना जो लॉ मेकर्स है ना वो भी बहुत शौकीन है भाई, शौकीन है, एक लैंग्वेज में पेट नहीं भरता भैया, लैटिन भी सीखना है हमको, ठीक है। तो ये लैटिन। नाउ मैंडमस, मैंडमस क्या है? मैंडमस का मतलब क्या होता है? कमांड, वी कमांड, वी कमांड मतलब, वी कमांड का मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्ट एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, inferior court or government requiring him or to a particular thing specified therein which pertains to his or its office and is further the nature of the public duty. तो मैंडमस मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना, कमांड देना, मतलब डायरेक्ट करना, कमांड देना, ऑर्डर देना, समझ में आ रहा है? मैंडमस का मतलब क्या होता है? मैंडमस मतलब कमांड देना। किसको कमांड देना? देखो कमांड देना है कोई भी बंदे को, कॉर्पोरेशंस को, इंफीरियर कोर्ट्स को। अच्छा सर ये कमांड कौन देता है? सुपीरियर कोर्ट्स देता है कमांड, मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कोई भी नीचे वाले कोर्ट्स को कमांड देते हैं, समझ में आ रहा है ना? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? देखो प्रोहिबिशन तो सबको पता है, मतलब रोक लगाना, ठीक है। किस चीज में रोक लगाना सर? देखो देख लेते हैं हम लोग। If a lower court has accepted a case beyond its jurisdictions, then higher court or supreme court can pass prohibitions order and stop the lower court from passing the judgment. देखो बहुत ही इजी है, समझ में आओ, ये यहाँ पे आ जाओ, अच्छे से ध्यान लगाओ, ठीक है। आपने अगर कोई केस एक्सेप्ट किया, देखो समझो यहाँ पे कोई भी लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट पकड़ लो, कोई भी कोर्ट पकड़ लो, अगर उस लोअर कोर्ट ने कोई भी ऐसा ऐसा केस लिया जो इसके औकात के बाहर है भैया, ये केस जो है ना, ये केस टेररिस्ट केस है, तो ये सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। ये छोटा मोटा कोर्ट में नहीं होने वाला, टेररिस्ट वाला केस है, ठीक है। तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो जो बड़ा वाला कोर्ट है वो ऑर्डर पास करेंगे छोटे वाले कोर्ट को, भैया देखो ये जो तुमने केस लिया है ये तुम्हारे औकात के बाहर है, हमको सौंप दो, इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऑर्डर कुछ पास नहीं करा सकते। समझ में आ रहा है? ये प्रोहिबिशन कर दे, प्रोहिबिट कर देता है लोअर कोर्ट को अपने औकात से बाहर का केस लेने में। सर्टियोरारी का मतलब क्या होता है? देखो बहुत, जितना कॉम्प्लिकेटेड इसका नाम है ना उतना इजी उसका डेफिनेशन है। देखो पहले समझ लो, अगर कोई लोअर कोर्ट ना, अगर कोई लोअर कोर्ट, देखो लोअर कोर्ट हैव ऑलरेडी पास्ड जजमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है सर्टियोरारी में? लोअर कोर्ट ना ऑलरेडी जजमेंट पास कर दिया,
ठीक है, ऑलरेडी जजमेंट पास कर दिया, तो उस जजमेंट को रोकने के लिए ऊपर वाला कोर्ट क्या करेगा, सर्टिलरी ऑर्डर पास करेगा। सर्टिलरी ऑर्डर पास किया मतलब तुम छोटे कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसको खारिज किया जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, समझ में आ रहा है, उसको कैंसिल किया दिया जाता है। तो सर्टिलरी और प्रोहिबिशन में डिफरेंस समझो। प्रोहिबिशन में क्या है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया, उसने बस केस एक्सेप्ट किया, तभी रोक लगा दी। और सर्टिलरी क्या है कि कोर्ट ने केस एक्सेप्ट मतलब केस ले लिया, एक्सेप्ट किया और ऑर्डर भी पास कर दिया, तब सर्टिलरी ऑर्डर पास किया जाता है, उस ऑर्डर को खारिज करने के लिए, इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। क्यों सर कैंसिल होता है? क्योंकि जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना, उसके औकात के बाहर का चीज था ये, लेकिन वो कोर्ट लेके मतलब उस कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो तब सर्टिलरी ऑर्डर पास करता है बड़ा वाला कोर्ट, पास करके क्या होता है, उस जो छोटा वाला कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको कैंसिल करा देते हैं। को वारंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन नॉट मिसयूज देयर पावर। सिंपल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो अपने पावर्स को मिसयूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख ले, इजी था राइट्स, ठीक है, एकदम इजी था। देखो डिफिकल्ट है नहीं, डिफिकल्ट है ना तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताना कि सर बहुत डिफिकल्ट फील हो रहा है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट आओ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। क्या है सर ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस? देखो पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू एग्जीक्यूट द लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करता है? डेलीगेट करता है पावर लॉ एग्जीक्यूट करने के लिए। पार्लियामेंट क्या करता है? लॉ बनाता है। ठीक है, अभी पार्लियामेंट भी ठेका लेके रखेगा कि पूरा कंट्री फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग देख नहीं। पार्लियामेंट सिर्फ डेलीगेट करता है पावर, मतलब देता है पावर, लॉ बना के छोड़ देता है। ठीक है, तो कौन सा लॉ बनाया? फॉर एग्जाम्पल मैं लू, कंपनीज एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने। ठीक है, कंपनीज एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने, अभी इसको लागू करने का काम पार्लियामेंट को नहीं है, इसका लागू करने का काम किसके पास है बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लागू करने का काम। ठीक है, उसने, ठीक है, पावर टू मेक इट्स रूल्स इज डेलीगेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक्ट पास किया किसने? पार्लियामेंट ने। तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और जो एग्जीक्यूट करने के लिए किसको दिया हुआ है? एमसीए को, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दिया हुआ है। टू पास जजमेंट डेलीगेटेड टू दी एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। जजमेंट का कौन पास करेगा इसके लिए? मतलब इनके लिए, मतलब कंपनीज एक्ट जो बनाया है ना, किसने बनाया सर? पार्लियामेंट ने। और उसका रूल्स किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो और ये सर एग्जीक्यूट करने के लिए किसको दिया हुआ है? एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। और सर वहां पे अगर कुछ गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो उसको देखने के लिए कौन सा कोर्ट है सर? एनसीएलटी है और एनसीएलटी है। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल। समझ में आ रहा है? इजी है? टफ है? नहीं है? ठीक है, समझो चीज को। पार्लियामेंट ने क्या किया? एक्ट बनाया। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। उसका रूल्स किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाने के बाद डेलीगेट किसको किया? भैया देखो ये फॉलो होना चाहिए, ये बात किसको बताया? एमसीए को बताया। एमसीए मतलब कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, और उसके बाद और एक डेलीगेटेड दिया, पावर दिया, मतलब जजमेंट देने के लिए। किसको दिया जजमेंट देने के लिए पावर? एनसीएलटी, एनसीएलटी मतलब इस कंपनी एक्ट को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अगर कुछ केस उठ जाए तो वो केस किसके पास जाएगा? एनसीएलटी या एनसीएलटी के पास जाने वाला है। समझ में आ रहा है? इजी है। ठीक है, और एनसीएलटी पास करेगा ऑर्डर, और वो अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तब वो ऊपर वाले के कोर्ट्स में वो अपील कर सकता है। समझ में आ रहा है? इजी है। ये खत्म हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भाई साहब, मतलब जान निकल गया ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट करने में। ठीक है, और अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैं दूसरा चैप्टर जाने वाला हूं। उससे पहले मेरा ये एम रहेगा कि आप सबको बता दूं, ये जो पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया ना, ईच एंड एवरी लाइन आपको गो थ्रू करना है, देखना है, पढ़ना है, सीखना है। समझ में आ रहा है? और एमसीक्यू पेपर मैं जल्द ही लाने वाला हूं इसका, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस द एमसीक्यूज फॉर दिस। ओके, और भरोसा रखो मेरे भाई, एमसीक्यू जो मैं पब्लिश करने वाला हूं, जो मैं लाने वाला हूं, उसी में से आने वाला है। ठीक है, और आपको 100% वो करना ही है। क्यों सर? आप कैसे भरोसा दिला रहे हो सर? मैं बताऊं कैसे भरोसा दिलाऊं? क्योंकि मैं जो इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने पीडीएफ वाला लॉन्च किया है ना, उसी में से आपके एग्जाम से पूछने वाले आईसीएसआई, और वही में से मैं एक एक सेंटेंस मतलब निकाल के मैं एमसीक्यू बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। ठीक है,
तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, स्टडी वेरी वेरी हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, एंड डोंट थिंक कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा, ये होगा वो होगा। पढ़ाई अभी का पढ़ाई अभी खत्म करो, बस खत्म बात। समझ में आ रहा? नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स यार, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, अपने माता पिता को प्रोटेक्टेड रखो, सबसे डिस्टेंस बना के रखो, ठीक है। एल्डरली पीपल है घर में, उनको थोड़ा डिस्टेंस में रखो, क्योंकि ये कोरोना सीजन है। समझ में आ रहा है? 21 डेज घर से निकलना नहीं है, सोशल गैदरिंग में जाना नहीं है भाई, रिक्वेस्ट है मेरी साइड से। मतलब ये महामारी है, इसको बचो भाई, और अपने आप को बचाओ। तुम लोग बचोगे तो अपना फ्यूचर अच्छे से आगे बढ़ पाएगा, इज़न्ट इट? Okay, so this is all from me, from my side. Thank you so much and happy learning, guys.